वहीं दूसरी तरफ रात के ठीक 9:30 बजे एक गहरी काली गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। उनके अंदर से मयंक सिंघानिया अपने पूरे रौब के साथ बाहर निकले। ऊंचा कद, तीखी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे किसी फौजी का हो। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक सख्त नियमों वाला अनुशासन सदा की तरह स्पष्ट था। नौकर चाकर सिर झुकाकर उनका स्वागत करने दौड़े, लेकिन उन्होंने किसी की ओर नजर तक नहीं डाली। सीधे हवेली के अंदर दाखिल होते हुए बोले, लावण्या कहाँ है? लिविंग रूम में बैठी लावण्या ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, उसने तुरंत आंखों में पानी भर लिया और धीमी धीमी चाल से उनके पास आकर खड़ी हो गई। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। पापा, उनकी आवाज़ काँप रही थी। उनके हल्के से अपनी आंखें पोंछी और फिर झुकी हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगी थी। वहीं उसने इशारों में ही सभी को वहां से जाने के लिए बोल दिया था, जिस वजह से सभी लोग वहां से चले गए थे। वहीं उनके जाते ही लावण्या जी ने और आंखों में पानी भर लिया। वहीं मयंक जी ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ है आपको? और राजघर पे आ गया? यह सुनते ही वह जैसे सिसकियां लेने लगी थी। हाँ, वो आ गया है। वहीं उन्हें ऐसे रोते देखकर मयंक जी ने कहा, क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताइए, क्या किया है अब उसने? उनकी आंखें गहरी हो गई थी। वहीं लावण्या जी और रोने लगी और जल्दी से बोली, वो कल रात से घर पर नहीं था, इसलिए हमें पूरी रात उसकी फिक्र होती रही। और सुबह जब कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया, और जब वो घर आया उससे पूछा तो उसने हमारे साथ सबके सामने बहुत बुरा बर्ताव किया। उस लड़के की नज़रों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। उसने मुझे नीचा दिखाने की हद कर दी, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। उसके शब्दों में करुणा कम लेकिन चालाकी भरी थी। आंसू ऐसे जैसे बहुत कुछ सह लिया हो और अब सहा नहीं जा रहा। मयंक सिंघानिया का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उनकी बोहे तनी जबड़े खिंच गए। वह अब तक थके हुए दिख रहे थे, लेकिन बेटे की ये हरकत सुनते ही जैसे उसमें बिजली दौड़ गई। उन्होंने लावण्या की बात पूरी सुने बिना ही कड़कते हुए कहा, राज कहाँ है? उनकी बात को सुनते ही अचानक से उनके पास एक भरोसेमंद आदमी ने आते हुए जल्दी से अपना सिर झुकाकर कहा, जी साहब, छोटे साहब अपने कमरे में हैं। यह सुनकर मयंक ही ने गुस्से से कहा, उसे मेरे स्टडी रूम में भेजो, अभी। उनकी बात इतनी कठोर थी कि हवेली की दीवारें तक कांप गई। लावण्या ने सिर झुकाकर जी कहा, लेकिन भीतर ही भीतर एक संतोष की मुस्कान उसके होठों पर पिघल चुकी थी। उसका चेहरा अब मासूम नहीं, बल्कि संतुष्ट और चालाक लग रहा था, जैसे किसी ने अपना मोहरा चालाकी से चल दिया है। वहीं दूसरी तरफ राज अपने कमरे के कोने में रखी बड़ी सी टेबल पर बैठा था। उसकी कोहनी टेबल पर टिके थे और दोनों हथेलियों में उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। कमरे में बस एक मंद सी लैंप की रोशनी जल रही थी। बाकी पूरा कमरा जैसे उसके मन की तरह ही अंधकार से भरा हुआ था। वह चुप था, बिल्कुल चुप। लेकिन उस खामोशी के भीतर एक ज्वालामुखी धड़क रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने लावण्या को जवाब दिया था, जब उसने पहली बार किसी के पावर से डरने की बजाय सच बोलने की हिम्मत की थी। तुम कौन होती हो तय करने वाली कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं चलता। उसके अपने ही शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके मन में अब भी वो तीस बाकी थी जो अपनी माँ के लिए लावण्या की जहर भरी बातों से उठी थी, जो आहट था बहुत ज़्यादा। क्या मैं गलत था? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? लेकिन मैं अब और नहीं सह सकता। अब नहीं, वह सोचता जा रहा था और उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदलती जा रही थी। उस कमरे की खामोशी अब घुटन में बदल रही थी। राज की आंखें दीवार पर टिकी थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और उसके भीतर मानो कोई ज्वालामुखी सुलग रहा था। वह सोचता जा रहा था,
लावण्या के शब्द, उसका गुस्सा, उसकी आंखों की जली कटी बातें, सब कुछ उसके कानों में अब भी गूंज रहा था, जैसे उसने कानों में कोई नस्तक डाल दिए हो। राज का जबड़ा खिंच गया, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठियों में बदलने लगी, नाजुक हथेलियों में धंस रहे थे, लेकिन वह दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, चेहरा सख्त, आंखें गुस्से और अपमान से भरी हुई। लेकिन उसी क्षण एक चेहरा, एक आवाज उसके जहन में गूंज गई, तुम्हारा होना ही कलंक है, गंदा खून हो तुम, पाप हो पाप, तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए। यह वही आवाज़ थी उसके पिता मयंक सिंघानिया की, सख्त, बर्फ सी ठंडी और हर बार आत्मा तक को कपा देने वाली। राज की आंखें झपक गई और एकाएक उसका शरीर कांप उठा। उसके सीने में एक अनकहा डर खुलबुलाने लगा, जो गुस्से से कहीं ज़्यादा गहरा और पुराना था। अंदर ही अंदर कुछ चटकने सा लगा। वो सारी यादें थी, बचपन की, बड़े की, वो रातें जब ज़रा सी गलती पर उसके पिता ने उसे घंटों अपने स्टडी रूम में खड़ा रखा था। वो सर्दियाँ जब ठंड में भी उसे आंगन में बिना स्वेटर के खड़ा कर दिया जाता था, उसे मार मार कर उसके शरीर पर अनगिनत जख्म दिए जाते थे। राज को अचानक से सब याद आने लगा, वो डंडे जो बेल्ट बनकर उसकी पीठ पर पड़ते थे, वो नज़रें जो उसकी हर बात को गलत ठहराती थी, और वो शब्द जो सीधे आत्मसम्मान में चुभते थे, तुम मेरी औलाद हो ही नहीं सकते, गंदी नाली के कीड़े कहीं के। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वह उठने की कोशिश करता, लेकिन टांगें जैसे सख्त हो गई थी। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे उस डर को, उस अतीत को, उन आवाज़ों को बाहर निकालना चाहता हो। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा, हालांकि कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। नहीं नहीं, अब मैं वैसा नहीं हूँ, उसने धीरे से बुदबुदाया, पर उसकी आवाज़ खुद को भी सुनाई नहीं दी। लेकिन उस पुरानी छाया ने फिर सिर उठाया। वह जानता था, अगर आज पापा घर आए और लावण्या ने कुछ भी कहा, तो वह सब फिर से दोहराया जाएगा। फिर से वही आंखें, वही सवाल, वही कठोरता। शायद एक बार फिर उसका दम घुट जाएगा। कमरे की घुटन अब रात के अंदर एक तूफान बनकर उबलने लगी थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसके रगों में दौड़ता खून नहीं, कोई जहर हो जो उसके अंदरूनी हिस्सों को जला रहा हो। वो अकेला नहीं था कमरे में, उसके साथ वो हर घाव था जो भरने का नाटक कर चुका था, पर कभी भरा नहीं। हर चीख थी जो कभी जुबान से नहीं निकली, लेकिन आत्मा से गूंजती रही। वह अपनी सी सांसों के शोर में डूब रहा था, सिर झुका था, उंगलियां मुट्ठी बनकर थरथरा रही थी। और तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। किसी ने बाहर से ठकठकाया, एक दबाव से, जैसे कोई आदेश सुना रहा हो। राज साहब, मालिक आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ये शब्द, बस यही शब्द सुनना बाकी था। और जैसे ही उन्होंने कमरे की हवा को छुआ, राज की रूह अंदर से सिहर गई, उसकी धड़कनें थम गई, फिर एकाएक इतनी तेज हो गई कि जैसे दिल सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी पीठ एकदम सीधी हो गई, डर के उस पुराने अभ्यास से जिसे उसने बरसों में सीखा था। उसका शरीर स्थिर था, पर अपने अंदर हजारों ज्वालामुखी फट रहे थे। उसकी सांसें अनियमित हो गई थी और होठों से फुसफुसाहट निकली। आ गया फिर वही पल, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। वह जैसे जड़ हो गया हो, दीवार की ओर देखते हुए कुछ पलों तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ, जैसे किसी युद्ध में जाने से पहले योद्धा अपनी अंतिम प्रार्थना करता हो। उसने अपनी आवाज़ को ठीक किया और आईने में खुद को एक बार देखा। तुम कमज़ोर नहीं हो, अब नहीं, उसने खुद से कहा, पर उसकी आंखों में वो पुराना डर अब भी छुपा था, गहरा, परखा हुआ और जानलेवा। फिर भी वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाज़ा खोला और वहाँ खड़ा नौकर उसकी तरफ देख रहा था।
वह कुछ कहने ही वाला था कि राज ने बिना किसी प्रतिक्रिया से बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले सीधे स्टडी रूम की ओर चल पड़ा। हर कदम भारी था, जैसे जमीन खुद उसे रोक रही हो। सीढ़ियाँ उतरने वक्त उसकी टांगें कांप रही थी। हॉल की चमचमाती लाइट, नौकरों की निगाहें, लावण्या की मुस्कुराहट जो पास से ना सही पर आत्मा के पास से महसूस हो रही थी, सब मिलकर राज को एक ही दिशा में धकेल रहे थे, स्टडी रूम की ओर, जहां फिर एक बार एक और मानसिक युद्ध उसका इंतजार कर रहा था। मयंक सिंघानिया का स्टडी रूम, रात का समय, बाहर की हवाओं में रात की सर्दी बर्फ सी झूली हुई थी, लेकिन सिंघानिया हवेली के उस स्टडी रूम के बाहर खड़े राज के माथे पर पसीने की एक महीन सी लकीर चमक रही थी। उसके कानों में लावण्या की वो तीखी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, जो उसने मयंक सिंघानिया के सामने तोड़ी टूटी आवाज़ में बिखेर दी थी, मानो उसके साथ कोई अनर्थ हो गया हो। राज की उंगलियां जैसे लकड़ी की हो चुकी थी। उसने दरवाजे की नक्काशीदार पकड़ को थामा, हल्के से दबाया, दरवाज़ा चमकाया और उसने सामने खोला, जैसे बरसों पुराना कोई भय फिर से जगा उठा हो। रूम की भीतर की रोशनी हल्की पीली थी। दीवारों पर किताबों की कतारें, बीचों बीच एक भारी लकड़ी की टेबल और उस टेबल के पीछे बैठा मयंक सिंघानिया, अपनी तीखी आंखों से सीधे उसकी ओर देखता हुआ। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा राज ने जहन में सालों से बसा हुआ था, कठोर, सख्त और पूरी तरह से भावशून्य। उसके पास रखी सिगार की गंध, चमड़े की कुर्सी की सख्त बनावट और कमरे की गहराई में फैली चुप्पी, सब कुछ राज को एक पल के लिए उसी मासूम सहमे हुए बच्चे में बदल रहा था, जो कभी इस घर की सीढ़ियाँ डरते हुए चढ़ा करता था। उसके पैर अंदर बढ़ने से पहले 2 बार कांपे। आ आ गया, सर, उसके धीमे से कहा। पिता नहीं, सर। मयंक ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड तक केवल पेन की आवाज़ आती रही जो वो रजिस्टर पर चला रहे थे। फिर अचानक पेन रुक गया और उसके होंठ खुले। आवाज़ में एक ऐसा ठंडापन था कि दीवारों का रंग भी फीका पड़ जाए। लगता है बहुत बड़े हो गए हो तुम, इसलिए तो तुमने आक्रोश में आकर लावण्या पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए। राज के गले में शब्द अटक गए। उसकी आंखें ज़मीन में घसी जा रही थी। उसने जैसे बोलने की कोशिश की, लेकिन होठों ने साथ नहीं दिया। सिर झुकाए बस खड़ा रहा। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम सच में नाली के कीड़े की तरह ही हो। तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो शर्म से मर जाती, और मैं क्यों तुम्हें आज भी इस घर में रखे बैठा हूँ, ये मैं खुद नहीं जानता। यह सुनकर राज को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गए थे। राज का दिल एक झटके से धड़का, एक पुराना घाव जैसे फिर से चिर गया हो। उसे याद आया वो पल जब पहली बार उसे ये बताया गया था कि वो इस घर का खून नहीं है। मयंक जी के शब्दों में जब पहली बार पराया होने की चुभन घुली थी। मेरे बेटे की जगह तुम आ गए इस दुनिया में, और देखो क्या हाल है घर का। राज की सांसें रुकने लगी थी। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा गया था। उसकी उंगलियां हल्के से कांपने लगी थी। सिर के भीतर एक तूफान उठा था। क्या मेरा कोई हक नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खून का नहीं, तो मैं उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं? वो कांपती आवाज़ में बोल पड़ा। मैंने क्या गलत किया है, सर? लेकिन इससे पहले कि उसका वाक्य पूरा होता, मयंक अपनी जगह से उठ चुके थे। उनकी भारी आवाज़ फिर गूंज उठी। चुप! जब तक तुम इस घर में हो, तुम बोलने का हक नहीं रखते। मैं जो कहता हूँ वही कानून है, और अगर तुमने फिर से लावण्या के साथ बदसलूकी की, तो इस बार तुम्हें वो सहलियतें भी नहीं मिलेगी जो अब तक मिली है।
राज ने सिर हिला दिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन झपकाकर उसने उन्हें अंदर धकेल दिया। राज के गले से एक घुटी हुई आवाज़ निकली, मैं जानबूझकर नहीं। लेकिन वाक्य अधूरा ही रह गया। मयंक ने कुर्सी से उठते हुए हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। राज का सिर एक तरफ को झुक गया, होठ कट गए थे, खून की हल्की धार गाल पर उतर आई थी। जानबूझकर नहीं। मयंक की आंखें अब आग की तरह जल रही थी। तू हर बार यही कहता है और हर बार अपनी औकात दिखा देता है। राज पीछे हटता चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जमीन में गड़ गया हो। इस बार तुमने लावण्य को आंख उठाकर बातें की, अब इसकी सजा भी भुगतोगे। और इससे पहले कि राज कुछ कहता, मयंक ने अपनी कमर से बेल्ट निकाल ली। वह पुरानी भारी चमड़े की बेल्ट जो राज के लिए कभी किसी सजावट की चीज नहीं रही थी, हमेशा एक सजा का औजार रही है। पहला वार उसकी पीठ पर पड़ा। राज के मुंह से चीख निकली, लेकिन उसने होठ भींच लिए। उसकी आंखें बंद हो गई। वह जानता था यही होगा, लेकिन वह अब दर्द का भी आदी हो गया था। दूसरा वार उसके कंधे और गर्दन के बीच पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। तेरी गलती की कीमत तुझे चुकानी ही पड़ेगी। जब तक इस घर में है, तब तक झुका हुआ रहेगा। तू शायद भूल जाता है कि तेरा छोटा भाई भी है और वह इस लायक नहीं कि यह सब सह सके। लेकिन फिर भी तूने फिर से वही गलती की। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, हर दीवार पर, हर सांस में। राज ने कांपते हुए अपने हाथों से खुद को ढांपने की कोशिश की, पर हर बार उसके जिस्म के साथ उसकी आत्मा पर भी गिर रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन वह अब भी अपनी पलकों के बीच आंसुओं को रोके हुए था। और किसी ने उसे सिखा दिया हो, रोना कमज़ोरी है और तुम्हें अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखानी है। हर मार के साथ मयंक के शब्द और भी जहरीले होते जा रहे थे। राज चुप था, ना कोई सफाई, ना कोई सवाल, बस वही पुरानी आदत, चुपचाप सब कुछ सह लेना। जब मयंक थक कर पीछे हटे, राज जमीन पर गिर चुका था। उसकी शर्ट जगह जगह से फटी थी और पीठ पर खून की लकीरें उभर आई थी। कुछ ताज़ा, कुछ पुराना, लेकिन चेहरा अब भी झुका हुआ था, जैसे उसने दर्द को अपनी परछाई बना लिया हो। कमरे में एक पल को सन्नाटा छाया। फिर मयंक ने गर्दन घुमाई और गुस्से से वापस से मारते हुए कहा, अब जा यहाँ से और मेरे सामने मत आना जब तक तुझे अपनी औकात याद ना आ जाए। उसका यह लास्ट बार मारना इतना ज़्यादा तेज था कि राज की आंखें दर्द से भीग गई थी। आवाज़ बाहर ना आए, इसके लिए उसने अपने होठ काट लिए थे, जिससे खून निकलकर उसके मुंह के अंदर चला गया और उसका टेस्ट उसके पूरे मुंह में फैल गया था। उसने धीरे से अपने कांपते हाथों से ज़मीन का सहारा लिया और किसी तरह खुद को उठाकर बाहर निकलने लगा। पीछे से मयंक की आवाज़ अब भी धड़क रही थी, और हाँ, इस घर में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। तेरे जैसे बच्चे को बस एहसान पर जिंदा रहते हैं। राज बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं थे। वह बिना किसी इमोशन के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगा। राज के पैर भारी हो चुके थे, चलना जैसे किसी पत्थर को घसीटने जैसा महसूस हो रहा था। पीठ पर पड़े बेल्ट के ताज़ा निशान जल रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कुछ और था जो भीतर ही भीतर उसे जला रहा था। उसने ही पिता की नफ़रत, उसके शब्द, उसकी आंखों की नफ़रत हर बार से कहीं ज़्यादा गहराई में उतर चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, चुप, ठंडा और पूरी तरह खाली। उसके चेहरे पर अब ना कोई शिकन थी, ना कोई दर्द, सिर्फ एक अजीब सी शून्यता, जैसे हर भावना किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई हो, जहाँ से वो खुद भी उन्हें अब पुकार नहीं सकता था। तभी पीछे से एक तीखा स्वर गूंजा, रुको वहीं। राज। वो ठहर गया बिना मुड़े। आवाज़ पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो लावण्य की थी, जो वो तेज कदमों से उसके पास आई और उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर
जीत की मुस्कान नहीं, बल्कि उस मुस्कान के पीछे छिपी एक क्रूरता थी जो इंसान को नहीं, उसके आत्मसम्मान को कुचल देती है। मैंने पहले ही कहा था, मुझसे इस तरह बात करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और देख लिया ना अंजाम। उसकी आवाज़ में जहर घुला था, मीठे लहजे में लिपटा हुआ जहर। राज ने उसकी ओर देखा, सपाट, ठंडी और खाली नज़रों से, जैसे उस आवाज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जानते हो सबसे अच्छा क्या होता है? वह आगे झुकी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जब कोई तुम्हें चोट दे और फिर तुम उसे इतने बुरी तरह तोड़ दो कि वो रोना भी चाहे तो आंसू ना निकले। वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान किसी फूल सी नहीं, किसी रेजर की धार जैसी थी, खामोशी में कटने वाली। अगली बार कुछ भी कहने से पहले अपने अंजाम को 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा, पर मैं बचा हुआ भी छीन सकती हूँ। राज अब भी खड़ा था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए। उसकी आंखें जैसे कांच बन चुकी थी, पारदर्शी लेकिन बेजान। वह बस उसे देख रहा था, जैसे देख भी नहीं रहा। वो एक कदम और आगे आई और उसकी सूजी हुई बाजू को देखकर जरा भी दया नहीं दिखाई, उल्टा हंसते हुए बोली, वैसे मार खाकर भी इतनी अकड़ बची है तेरे चेहरे पर, कमाल है। लेकिन ये मत भूल, अब उसकी आवाज़ में नफरत थी, तू जितना भी तड़प, तुझे कोई देखेगा नहीं। तू कितना भी चिल्ला, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि तू इस घर में रहकर भी गैर है, और मैं इस घर की औरत नहीं, इसकी मालकिन हूँ। अब अगर अगली बार कुछ भी कहने या करने की हिम्मत करे ना, तो पहले अपने बाप की बेल्ट की मार गिन लेना और फिर सोच लेना तू लड़ भी सकता है या नहीं। लेकिन राज अब भी चुप था। किसी को नहीं पता था कि उस खामोशी के भीतर क्या उथल पुथल मची थी, उसके दिल के अंदर कौन सी आवाज़ें गूंज रही थी, किस दर्द के कितनी बार चीखा था। और फिर वो एक कदम पीछे हटा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। ना कोई आंसू, ना कोई जवाब, बस सन्नाटा। लेकिन लावण्या अब भी वहीं खड़ी थी और पीछे से फिर जहर उगला। सुन नालायक औलाद, इतना तो तय है, तुझे मैं हर रोज़ ऐसे ही झुकाऊंगी, तब तक जब तक तू खुद को मिटा ना दे। और उस दिन जब तू पूरी तरह टूट जाएगा ना, उस दिन भी तेरी आंखों में यही सवाल होगा, तूने आखिर किया क्या था। लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे माँ की गलती है, जो तुझ जैसे नालायक बच्चे को अपनी कोख में पनाह दी, पाला और फिर उसे किसी और का नाम देना चाहा। तुझे बस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। ना तू आता, ना ही तेरी ऐसी हालत होती। तो तू बस अपनी माँ को दोष दे, समझा। उसकी बात में इतना जहर था कि राज एक पल को रुका। उसके हाथ की मुट्ठियाँ भींच गई थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ और ज़्यादा कस ली और बिना पीछे देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी पीठ पर उभरी बेल्ट की लाल रेखाएं अब भी तड़प रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तड़प रहा था वो मौन, जो चीख भी रहा था और घुट भी रहा था। क्योंकि दर्द सबके खतरनाक तब होते हैं जब वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ ज़िंदा रहने की आदत बन जाता है। लेकिन शायद सबसे खतरनाक होता है वही इंसान जो बहुत कुछ सुनकर भी चुप रहता है, जो टूटकर भी शांत होता है, क्योंकि चुप्पी के पीछे की राख में सबसे बड़ा तूफान पलता है, और घुटी हुई सांसों में छिपी हुई एक बनावट जो धीरे धीरे जन्म लेती है। तो क्या होगा आगे? क्या राज यह सब सहता रहेगा? और आप सभी से एक सवाल, अगर आप सभी राज की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताना।